आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंजामिन ब्लूम का मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष। इससे पहले हमने संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष को कंप्लीट कर लिया था। जो संज्ञानात्मक पक्ष को हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था और भावात्मक पक्ष को सेकंड वीडियो में कंप्लीट किया था। यदि वो वीडियो ना देखे हों तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए और उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो देखते हैं हम मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है। तो सबसे पहले इसके संबंध की बात की जाए तो इसका जो संबंध होता है वो होता है इसका जो संबंध होता है वो बच्चे के शारीरिक क्रियाओं से और कौशलों से संबंध होता है। दूसरा, यदि इसका वर्गीकरण पूछा जाए तो इसका जो वर्गीकरण किया गया था, देखिए ज्ञानात्मक पक्ष जो था उसका वर्गीकरण स्वयं ब्लूम ने किया था, लेकिन भावात्मक पक्ष जो था उसका वर्गीकरण किया था आपके कोल्थबर्ग ने। और इसके बाद आया आपका मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष। इसका जो वर्गीकरण किया गया था वो सिम्पसन के द्वारा किया गया था। तो इनका जो वर्गीकरण किया गया था वो अलग अलग के द्वारा किया गया था। तो वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? सिम्पसन के द्वारा। और कितने भागों में किया गया था? तो 6 भागों में। अब यदि इसके बाद बात की जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि क्रियात्मक पक्ष या मनोशारीरिक पक्ष का अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम जो होता है वो रहता है आपका अन्य नाम होता है आपका व्यवहार का करना पक्ष। व्यवहार का करना पक्ष क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यवहार का करना पक्ष किसे कहते हैं। तो वो किसे कहते हैं? मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष को। अब इसके बाद जो हमें देखना है, इसके 6 भागों में जो वर्गीकरण किया गया था सिम्पसन के द्वारा, हमें उसे देखना है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है आपका सहज क्रियात्मक अंग संचालन, यानी कि रिफ्लेक्शन मूवमेंट। रिफ्लेक्शन मूवमेंट का मतलब क्या होता है आप इसे समझिए। सबसे पहले रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। देखिए आपने यदि साइंस पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें होता क्या है, यदि कोई किरण जाती है और किसी सतह से टकराकर वापस आ जाती है तो यह क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। यानी कि एक जो क्रिया है जो हो रही है उसके बाद वही क्रिया दोबारा हो रही है, तो वही होता है आपका रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पर ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जो कि बार बार होती हों, जो क्रियाएं बार बार होती हों। जैसा अभी किसी ने कोई क्रिया करना सीखा है और वह क्रिया जब दूसरों के संपर्क में आती है तो उनके संपर्क में आने के बाद उसमें जो निखार आता है, यानी कि उसमें जो संशोधन होते हैं, तो उसके बाद जो क्रिया होती है वो ज़्यादा अच्छे से सीख जाती है बच्चे को। तो वही होती है यहाँ पर क्रियाएं, जैसे कि हाथ पैर फेंकना, चूसना, पकड़ना। जब बच्चा छोटा होता है तब ये सारी क्रियाएं वो करता है। तब वो ये सारी क्रियाएं करता है तो आपको पता है वो सारी क्रियाएं वो अच्छे से नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता जाता है और दूसरों के संपर्क में आता जाता है तब उसे पता लगता जाता है कि ये जो क्रियाएं हैं वो किस प्रकार से करनी है। यानी कि रिफ्लेक्शन होता है उनका, यानी कि पहले उसने सीखा
सीखने के बाद तब वो दूसरों के संपर्क में गया, तब उसने दोबारा से उन चीज़ों को अच्छे से करना सीखा। यही होता है आपका रिफ्लेक्शन। इसके बाद होता है आपका आधारभूत अंग संचालन। यहाँ क्या होता है कि बच्चा क्रियाएं करना तो पहले से ही सीख चुका है, बच्चा क्रियाएं करना पहले से ही सीख चुका है, लेकिन उन क्रियाओं में उसके माता पिता या बड़ों के द्वारा संशोधन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक माँ बोलती है बच्चे को कि बेटा ऐसे मत चलो, नहीं गिर जाओगे, बेटा ऐसे मत बैठो, बेटा ऐसे मत करो, बेटा ऐसे मत ये करो, बेटा आपको चोट लग जाएगी, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। यानी कि क्या है कि उसकी माँ को पता है कि यदि वो इस प्रकार से इस क्रिया को करता है तो क्या होगा, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। यदि वो इस प्रकार से इस क्रिया को ना करके इस प्रकार से उस क्रिया को करे तब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ों के द्वारा या फिर उसके माता पिता के द्वारा उनकी उसकी सीखी हुई क्रियाओं में संशोधन किया जाता है। जैसे उसे उन क्रियाओं को अच्छे से करना सिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे चलो, ऐसे बैठो, उसे पकड़ो, यहाँ बैठो। तो जो ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उन्हें, उन क्रियाओं को जो बच्चा पहले से ही सीख चुका है उनको दोबारा से उन्हें सिखाया जाता है संशोधित कर कर। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को उस क्रियाओं को करने में दिक्कत नहीं आती, यानी कि उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बच्चा चल रहा है और अच्छे से नहीं चल रहा है तो क्या होगा, वो गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, उसकी माँ उसे बताती है बेटा ऐसे मत चलो, ऐसे चलो। इससे क्या होगा कि आपको चोट नहीं लगेगी, आप गिरोगे नहीं। तो अभी यहाँ पर 2 पार्ट हमने देख लिए हैं, पहला और दूसरा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा पार्ट। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका जो मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है, शारीरिक योग्यताएं यानी कि फिजिकल एबिलिटी। मनोशारीरिक क्रिया यानी कि क्रियात्मक पक्ष से अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं आप पिछले एग्जाम पेपर्स उठाकर देखिए। उन एग्जाम पेपर में आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो यही पॉइंट मिलेगा। इसी पॉइंट से कि यदि इस पक्ष की बात की जाए तो सिर्फ इसी पक्ष की बात कर रहे हैं हम, तो 90% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सिर्फ इसी पॉइंट से रहते हैं, शारीरिक योग्यताएं यानी कि फिजिकल एबिलिटी। इसमें होता क्या है, इसमें 2 कौशल सिखाए जाते हैं बच्चों को। इसमें बच्चा 2 कौशल सीखता है, पहला होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से रहते हैं कि चलना किस प्रकार का कौशल है, या लिखना किस प्रकार का कौशल है, या आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सूक्ष्म गतिक कौशल की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, या फिर ग्रॉस मोटर स्किल की पहचान कीजिए। तो इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका फाइन मोटर स्किल, और यहाँ पर दूसरा होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। इसको जो हिंदी में कहते हैं हम, वो कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। और इसको जो हम हिंदी में कहते हैं वो है आपका
सकल कौशल। इसमें जो होता है इनकी पहचान कैसे की जाती है, तो पहचान देखते हैं। सबसे पहला है हमारा फाइन मोटर स्किल। इसकी पहचान करेंगे तो और ये जो होता है जिन क्रियाओं को केवल उंगलियों की सहायता से किया जाए और जिनमें व्यक्ति थके ना, जिनमें बच्चा क्या हो, थके ना, तो वो क्रिया कैसी कहलाती है? फाइन मोटर स्किल, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। ऐसी क्रियाएं जिनको उंगलियों के साथ साथ शरीर के और अन्य भागों की सहायता से भी किया जाए और जिसमें व्यक्ति थक जाए, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ग्रोस मोटर स्किल, यानी कि सकल कौशल। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होंगे आपका भागना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, चलना, और इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इनमें क्या होता है कि देखिए भागेगा, दौड़ेगा, सीढ़ी चढ़ेगा, चलेगा, तो इन सारी क्रियाओं में क्या होगा? बच्चा थकेगा भी। इसके बाद इसकी बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल रहते हैं आपके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रोटी तोड़ना किस प्रकार का कौशल है। एक ये पूछा गया था। सुई में धागा डालना किस प्रकार का कौशल है। उसके बाद लिखना, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये सारी क्रियाएं जो है इनमें बच्चा थकेगा नहीं और केवल उंगलियों की सहायता से इन क्रियाओं को कर सकता है। और यहाँ पर इन क्रियाओं को करने में बच्चा थक जाता है और इनको क्रियाओं को करने से बच्चा थकने के साथ साथ शरीर के अन्य भागों का भी प्रयोग करता है। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था क्रियात्मक पक्ष का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हमें पढ़ना है वो है चौथा पार्ट, जिसमें प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। तो प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं में होता क्या है? देखिए अब बच्चा काफ़ी सारी क्रियाएं करना सीख चुका है, लेकिन अब बच्चा यहाँ पर आकर क्या करेगा? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा क्रियाएं करना सीखेगा, यानी कि ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा, उनसे क्रियाएं करना सीखेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, अभी बच्चा क्या करेगा? किसी चीज़ को बताएगा, यानी कि ये गीली है या सूखी है, या कोई चीज़ कठोर है या कोई चीज़ नरम है, तो बच्चा कैसे बताएगा? तो वो क्या करेगा? छुएगा उसे।
छूना, तो छूना क्या है, तो छूकर बच्चा बताएगा कि कोई चीज़ गीली है या सूखी है, या कोई चीज़ कठोर है या कोई चीज़ नरम है, इस प्रकार से। अब उसके बाद देखिए आप सूंघना। अब बच्चा सूंघ कर बताता है कि कोई चीज़ उसकी महक कैसी है, किसी चीज़ में महक आ रही है या किसी चीज़ में बदबू आ रही है, तो उसकी महक कैसी है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो करता है वो किस प्रकार से करता है, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से। इसके बाद यदि देखा जाए चखना, यानी कि कोई चीज़ को बच्चा क्या करेगा, किसी चीज़ को चखेगा, यानी कि कोई चीज़ मीठी है या कड़वी है या नमकीन है, तो वो कैसे बताएगा, चख कर बताएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि सिर्फ ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा क्रियाएं करना सीखता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर चलते हैं हम आगे। यहाँ पर आता है कौशलयुक्त अंग संचालन। कौशलयुक्त अंग संचालन में होता क्या है, देखिए ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको अब बच्चा, वैसे अधिकतर क्रियाओं को बच्चा करना सीख चुका है, अब कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिनमें बच्चे को अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ऐसी क्रियाएं क्या हैं, ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए बच्चे को अभ्यास की आवश्यकता हो और साथ ही साथ जिनको बच्चा बाहर के अध्यापकों द्वारा सीखता है। ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता हो और साथ ही साथ उन क्रियाओं को वह किससे सीखेगा, बाहर के अध्यापकों से। जैसे कि अभी बच्चे को क्रिकेट खेलना सीखना है, तो क्रिकेट खेलना, क्रिकेट या टेनिस, या हम ये कह सकते हैं खेलकूद। तो ये खेलकूद जो होंगे वो किससे सीखेगा बच्चा, किसी अन्य टीचर से। उसके बाद यदि यहाँ पर बात की जाए तो ऐसी सारी जो क्रियाएं होंगी जो कि बाहर किसी अन्य शिक्षक के द्वारा सीखी जाएंगी, जैसे कि लेखन क्रिया। उसके बाद आया जैसे कि आपका संगीत। अब संगीत तो घर पर यदि कोई टीचर हो संगीत का, यदि कोई संगीत का टीचर है तो यदि वो तो सिखा भी सकता है, लेकिन हर किसी घर में संगीत का टीचर थोड़ी ना होगा। यदि कोई क्रिकेट खेलने चाहता है कोई बच्चा, तो क्रिकेट खेलने के लिए उसे किसी अन्य टीचर के पास ही जाना पड़ेगा सीखने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हर घर में हर घर में क्रिकेटर भरे पड़े हैं जो कि अच्छे अच्छे कोच है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होता है कि ये क्रियाएं सारी जो होती हैं वो अन्य किसी टीचर के द्वारा सीखी जाती हैं, जो कि हम अच्छे से सीख सकें। भविष्य के लिए जो क्रियाएं सीखी जाती हैं वहाँ पर वो क्रियाएं आती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारा चौथा और पांचवा, लास्ट बचा है हमारा छठवां, इसे हम देखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, यानी कि सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण। यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो बच्चा, देखिए अभी जो क्रियाएं जो थी वो सारी क्रियाएं बच्चा करना सीख चुका है। अब यहाँ पर जो क्रिया रह जाती है वो रह जाती है आपकी सांकेतिक भाषा। यदि आप इसको सही बात में जाने तो यहाँ पर ये होता है सांकेतिक भाषा के रूप में। तो सांकेतिक भाषा में होता क्या है, इशारों से ही अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, यही कहलाता है सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर सिर्फ संकेतों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है ना नॉन, यानी कि भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग किया जाएगा, सिर्फ हाव भाव और आपके जो इशारेबाजी, जैसे कि आप इशारेबाजी करते हो, जैसे कि हाथ हिलाना, हाय करना, ये क्या है, ये भी एक संप्रेषण है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को पहुंचाना, ये क्या है, संप्रेषण कहलाता है। तो कम्युनिकेशन क्या है, संप्रेषण। तो देखिए इसमें जैसे कि
हाथ हिलाना या फिर हिलाकर हाथ हिलाकर संकेत करना। जैसे कि अभी किसी ने बोला कि जैसे किसी का नाम लिया तो वो हाथ हिलाकर संकेत करता है कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ। तो अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, तो वो क्या करते हैं कि हाथ ऊपर कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये क्रिया मैं करूंगा या करूंगी, इसके लिए वो क्या करता है, हाथ उठाता है। अभी किसी से पूछा जाए कि ये काम कौन करेगा, तो यदि किसी ने हाथ उठाया तो इसका मतलब क्या है कि यदि वो इस कार्य को करना चाहता है। यदि उसने हाथ नहीं उठाया तो इसका मतलब क्या है कि वो इस क्रिया को करना नहीं चाहता है। दूसरा, अभी किसी ने पूछा क्या ये मैंने ये जो किया है ये सही है या नहीं, तो कोई क्या करता है कि अपनी आंखों को झपकाकर बता देता है इस प्रकार से कि हाँ ये सही है, और कोई क्या करता है सिर्फ इस प्रकार से गर्दन को झुकाएगा और बता देगा कि हाँ ये सही है। तो इस प्रकार की ये जो क्रियाएं होती हैं जो कि संकेतों के माध्यम से ही होती हैं, जितने भी संकेतों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, यदि संप्रेषण पढ़ा होगा तो संप्रेषण में आपने पढ़ा होगा चक्षु संप्रेषण यानी कि स्पर्श करना। तो स्पर्श करने से भी जो संप्रेषण होता है वो भी आपका इसी के अंदर आता है। तो जितनी भी क्रियाएं होंगी जो कि आपके संकेतों के माध्यम से होंगी, वो सारी क्रियाएं ये कहाँ पर आ जाएंगी, आपकी स्वसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, इस पार्ट के अंदर सारी क्रियाएं आ जाएंगी। तो यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, ये हमारी आशा है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर ना देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए, जो कि लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।